Good morning, sir. No, sir. No, sir. No, sir. हाँ हाँ ये बात अच्छा। हेलो हेलो हेलो, अब आवाज आ रहा है? Yes, sir. हाँ ठीक है। Yes, sir. ठीक है ओके। Yes, sir. ठीक है ठीक है। অফ ছিল তো এটা। चलो, तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सॉलिड स्टेट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे अ न्यू चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। वॉइस क्लियर जा रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. ठीक है। तो देखो, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन हम लोगों ने क्लास 9 में एक बार पढ़ रखे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में हम लोग क्लास 9 में एक बार पढ़ रखे हैं। 9 में सॉल्यूशन पढ़े थे ना? याद है थोड़ा बहुत? Yes, sir. बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखो, हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग तो जो 12th सिलेबस है उसमें भी वो 9 वाला सॉल्यूशन है। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो होता है, हम तो पहले ये बताओ कि सॉल्यूशन होता क्या है, मतलब सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है। हम लोग किसको The बोलेंगे कि ये mixture of solute and solvent. मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। is this definition is totally correct? The solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture, very good. Now this definition is correct. It is homogeneous mixture. अगर हम लोग homogeneous वर्ड नहीं लिख रहे हैं ना, तो ये डेफिनेशन मेरा करेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजेनस का मतलब क्या होता है? Sir, it consists of one component. हाँ, The यू constituent particles का proportion constant रहता है. एकदम यूनिफॉर्म मिक्सचर बोला जाता है। इट Yes, sir. कॉन इट कंटेन्स
one single form throughout the solution। पूरा का पूरा सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही फॉर्म हमको दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अभी हमको ये पता करना है कि सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। The solute is something that is dissolved in the solvent. सॉल्यूट इज समथिंग व्हिच इज डिसॉल्व्ड। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं The solute is present in less amount and solvent is present in more amount. हाँ ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द सब्सटेंस which is being dissolved in solution, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है, is called solute। सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट इज the substance So in which the solute is dissolved. yes in which the solute is dissolved। ठीक, तो सॉल्यूशन मेरा होता है होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें से सॉल्यूट हुआ जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, द सब्सटेंस विच इज बीइंग डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है इन व्हिच सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये हुआ फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखो इन जनरल सॉल्यूट जो होता है ना, वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेस अमाउंट इन Yes, sir. सॉल्यूशन, ये हम लोग तो पता है, ये हम लोग 9 में भी पढ़े थे। और जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है? मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है या फिर ग्रेटर अमाउंट में। अगर इसको हम लोग बोलेंगे लेसर इन अमाउंट, तो ये हो जाएगा ग्रेटर इन अमाउंट। ये भी सही है। तो जैसे तो एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट इन वाटर। Salt in water solution. सॉल्ट क्या होता? सॉल्ट, Solute. सॉल्ट हो जाएगा सॉल्यूट, दिस इज सॉल्यूट, और वाटर Solvent. सॉल्वेंट। अब हम लोग 12 में आकर एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये वाला हम लोग 9 में ये भी पढ़े थे कि जो डिसॉल्व होगा दैट इज सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होगा व्हिच इज सॉल्वेंट। ये भी पढ़े थे जो लेस अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट है, जो मोर अमाउंट में रहेगा वो सॉल्वेंट है। अब एक फाइनल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। फाइनल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है उसके लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जाम्पल इज सिरप। जब भी हम लोग का सर्दी खांसी होता है, जुकाम होता है, तो हम लोग तब सिरप लेते हैं, वही वाला सिरप है। Yes, sir. ठीक है, टॉयलेट्स लो, कुछ भी लो, वही वाला सिरप है। तो किसी तो पता है सिरप किस चीज से बना हुआ रहता है?
कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स क्या है सिरप का? So sugar also is there, syrup. शुगर एंड sugar, salt. सॉल्ट नहीं, वाटर। वन काइंड ऑफ शुगर रहता है उसमें और वाटर रहता है, ठीक। क्योंकि सिरप क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है ना, Yes, sir. तो वो लिक्विड Yes, फॉर्म किसके लिए होगा, वाटर के लिए होगा। yes. अब बात तो समझो, जब हम लोगों ने सॉल्ट इन वाटर Sir, दिया, thick liquid. हाँ बोलो थोड़ा जोर से। सर सिरप थोड़ा सा थिक लिक्विड होता है। हाँ सिरप थिक लिक्विड होता है, वो तो है Yes. सिरप, हाँ वो तो थिक लिक्विड होता है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विड है ना बस। वो जो थिक हो गया दैट मीन कंसेंट्रेटेड हो गया, वो डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड का पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम तो ये बताओ, जब सॉल्ट इन वाटर तो हम लोग लिए, सॉल्ट इन वाटर लिए, तो हम तो अल्टीमेट इस सॉल्यूशन का कौन सा स्टेट मिला, सॉल्ट वाला स्टेट मिला या वाटर वाला? वाटर वाटर वाला, दैट्स मीन लिक्विड। लिक्विड। हम लोग जब सिरप लेते हैं तो सिरप का भी कौन सा स्टेट मिलता है, लिक्विड। लिक्विड। Liquid. अब वो कॉन्सेंट्रेटेड इसका ज्यादा होता है, वो थिकनेस में ज्यादा होता है, ये थोड़ा डाइल्यूट होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको देखना है अल्टीमेट हमको स्टेट क्या मिल रहा है, तो यहाँ भी अल्टीमेट स्टेट मिला लिक्विड, हियर ऑल्सो द अल्टीमेट स्टेट इज लिक्विड। अब बात को समझो, जब हम लोग सॉल्ट इन वाटर लिए तो वाटर मेरा था 80%, सॉल्ट मेरा था सब 20%। हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, वाटर में सॉल्ट तो डिजोल्व करते हैं या सॉल्ट लेकर वाटर में? तो वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व। वाटर में So सॉल्ट, what? Yes, sir. ठीक। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में दोनों कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, वाटर ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्ट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से वाटर सॉल्वेंट हुआ, सॉल्ट सॉल्यूट हुआ। पहला वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर काम आएगा, द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग डिसॉल्व, तो डिसॉल्व कौन हो रहा है, सॉल्ट, और वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो ये सॉल्वेंट। अब सिरप में क्या होता है देखो, सिरप में शुगर डिसॉल्व होगा इन वाटर, शुगर डिसॉल्व होगा इन वाटर, तो इस हिसाब से शुगर क्या हो गया, शुगर हो गया सॉल्यूट, और इन वाटर तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। Solvent. सॉल्वेंट। अब अगर हम लोग किसी भी सिरप का कंपोजिशन अगर फॉलो करें तो कंपोजिशन में पता चलता है ऑलवेज शुगर का अमाउंट जो होता है ना वो वाटर का अमाउंट से ज्यादा होता है, Yes, sir. नियर अबाउट 60% एंड दिस इज 40%। तो अगर कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो लेस अमाउंट में कौन है, वाटर, वाटर। तो इसके हिसाब से वाटर क्या होना चाहिए था, सॉल्यूट। सॉल्यूट, और इस हिसाब से शुगर क्या होना चाहिए था, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो यहाँ पर तो दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहा है, दोनों कॉन्सेप्ट उल्टा हो जा रहा है। तब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बताएंगे, तो तब साइंटिस्ट लोग बोले कि अल्टीमेट जो हमको स्टेट देखने को मिलेगा वो स्टेट जिस कंपाउंड का रहेगा वो होगा मेरा सॉल्वेंट। शुगर वाटर में डिसॉल्व कर दो, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दो, कुछ भी डिसॉल्व कर दो, अल्टीमेट जो स्टेट हमको देखने को मिलेगा वो स्टेट जिस कंपाउंड का था वो होगा मेरा सॉल्वेंट।
तो यहाँ पर अल्टीमेट स्टेट क्या है, लिक्विड। सॉल्ट और वाटर में लिक्विड कौन था, वाटर, इसलिए ये बना सॉल्वेंट। सिरप में अल्टीमेट स्टेट क्या मिल रहा है, लिक्विड। शुगर और वाटर में लिक्विड Yes, कौन है, वाटर, इसलिए अल्टीमेट ये हो जाएगा सॉल्वेंट, ये हो जाएगा सॉल्यूट। समझ में आया। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर हम लोग अल्टीमेट क्या बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट is always same, is always same, is always same with the state of solution। इस बात को याद रखना, ये मेरा अल्टीमेट डिसीजन मेथड है। इन जनरल हम लोग लेसर अमाउंट, मोर अमाउंट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, उस टाइम पे अगर हमको रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो हम लोग ये वाला स्टेटमेंट फॉलो करेंगे। तो सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा वो सॉल्यूशन का स्टेट के साथ सेम होगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। No, sir. no sir. ओके, तो पहले चलो नोट डाउन करो इसको जल्दी से। और हो जाए तो बताओ। Yes, sir. Done. ओके, सबमिट सर। हाँ Sir, done. ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन करो।
डन। यस Yes, sir. सर पहला पेज एक बार और हाँ पहला पेज सर दिखा दे एक बार। पहला पेज ओके ये रहा। Yes, sir. Done. ओके बाबरत डन। यस सर ओके चलो अब देखो अब हम लोग तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़े तो सॉल्यूशन तो कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है। कोई सॉल्यूशन ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है और कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। तो सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है उसके लिए हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। देखो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है बेसिकली ये क्लास 11 में कंप्लीट हो चुका है। क्लास 11 में हम लोग कंसेंट्रेशन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उसका रिवीजन करेंगे। तो तुम लोग तो 11 में क्या हालत था, ये कंप्लीट हुआ था कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला या यहाँ डिटेल्स में बोलना है? सर डिटेल्स में बोल दीजिए, सही नहीं हुआ था सर। सर कुछ नहीं पढ़े सर। अच्छा कुछ नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंसेंट्रेशन है दैट इज मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज किसका, मास परसेंटेज सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमेशा नहीं लिखेंगे, सिर्फ मास परसेंटेज लिखेंगे। एक बार बता दिए कि मास परसेंटेज किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का और Solute. सॉल्वेंट का। क्यों, क्योंकि एक सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूशन तो मेरा बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही ना, और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो मास परसेंटेज निकालने तो बहुत सिंपल तरीका है जो हम लोग एकदम बचपन से करते आ रहे, क्लास 5 6 7 8 से करते आ रहे हैं। क्या तरीका है बता रहे? Yes, sir. देखो सपोज तुम The लोग mass of हाँ बोलो। the mass of solute by total mass of solution into 100%. बहुत अच्छी बात है, एकदम मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो आप लोग अभी हम लोग 12 एग्जाम देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट कौन कौन सा है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, बायो है या किसी का कंप्यूटर रहेगा, उसके साथ इंग्लिश रहेगा और कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, शायद हिंदी या बंगाली किसी का। तो टोटल सब्जेक्ट मेरा कितना हो गया, ये ऑल्टरनेट करके 8 सब्जेक्ट मान लो, ठीक है, और सबका फुल मार्क्स हो गया 100। तो टोटल फुल मार्क्स कितना हो गया, 3 and 3 सपोज 600 मेरा फुल मार्क्स है। अब सपोज किसी को केमिस्ट्री में मिला है 80, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि केमिस्ट्री में 80 मिला तो हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में हमको 80% मिला है, बोलते हैं ना। कैसे Yes, निकाले, 80 by 100 into 100। यस सर। Into 100. तो Yes, अगर sir. हम ये पूछे कि जो टोटल मार्क्स 600 था उसमें जो तुम्हारा 80 मिला केमिस्ट्री में वो कितना परसेंटेज है, तो कैसे निकालेंगे, So 80 by 600 into 100. 80 by 600 into 100। सर 80/6। हाँ 80 by 600 into 100। तो वही Yes, sir. फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी लगाएंगे मास परसेंटेज निकालने के टाइम, कि अगर हम लोग मान लो मास परसेंटेज ऑफ कोई भी कंपाउंड, सपोज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बोल रहे हैं, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होगा ना। Yes, sir. और अगर हम लोग इसी तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना हो
तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट दे सकते बहुत अच्छे, मास ऑफ सॉल्यूट के जगह हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, बाकी नीचे वाला सेम रहेगा। हैं। टोटल मास दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100, ये होता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला। जिस भी एलिमेंट का, जिस भी कंपाउंड का या सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मास परसेंटेज अगर निकालना हो तो ऊपर में रहेगा मेरा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन हाँ, सॉल्वेंट। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यस सर। इससे हम लोग फर्स्ट कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, मास परसेंटेज। तो अगर मान लो कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज बोला दिया कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जिसमें लिखा हुआ है 20%, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो सॉल्यूट है वो कितना है? 20%। 20%। तो सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम, ठीक। यस मास, सर। मास परसेंटेज बता रहे हैं ना, मतलब दोनों मास है, सॉल्यूट का भी मास लेना है और सॉल्वेंट का भी मास लेना है। तो 20% सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है मतलब सॉल्यूट है 20 और सॉल्वेंट कितना है? 80। सॉल्वेंट हो जाएगा 80। तो दोनों को मिला देंगे तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा 100। यस सर। अगर कहीं पर लिखा हुआ है सपोज कि 30% सॉल्यूशन ऑफ शुगर W/W, तो W/W मतलब वेट बाय वेट, ये मास परसेंटेज ले रहे हैं ना, तो ऊपर वाला भी मास ले रहे, नीचे वाला भी मास ले रहे, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है W/W। तो इससे हमको क्या पता चला? शुगर कितना, कितने शुगर 30 ग्राम। 30 ग्राम, 30 ग्राम। ठीक। और सॉल्वेंट कितना? 70। 70 ग्राम, ठीक है। अब एक बात याद रखना, देखो यहाँ पर क्या बोला है? सॉल्यूशन बोला है, यहाँ पर भी क्या बोला है? सॉल्यूशन बोला है। सॉल्ट मेरा सॉल्यूट है ये हम तो पता है, शुगर मेरा सॉल्यूट है ये हम तो पता है, लेकिन सॉल्वेंट कौन सा है वो नहीं बोला गया है। सॉल्ट तो किसमें डिजोल्व किए हैं वो नहीं बोला गया है, वाटर में, केरोसिन में, पेट्रोल में, किसमें डिजोल्व है सॉल्ट नहीं बोला है। तो याद रखना, अगर सॉल्वेंट नहीं मेंशन नहीं किया है, अगर मेंशन नहीं किया है तो सॉल्वेंट इन जनरल वाटर तो माना जाता है, ठीक है। इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड देन यस सर। सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है। यस सर। अदरवाइज तुमको बोल देगा कि ये सॉल्ट डिजोल्व है अल्कोहल में, ये शुगर डिजोल्व है केरोसिन में, ऐसे करके मेंशन किया हुआ रहेगा। मेंशन है तब जो सॉल्वेंट बोला है वो मेरा सॉल्वेंट होगा, मेंशन अगर नहीं है तो हम लोग सॉल्वेंट वाटर को ही एज्यूम करेंगे। इसमें किसी तो डाउट है यहाँ तक मास परसेंटेज में? नो सर। एनीवन, कोई भी डाउट है किसी को? ठीक है, तो नहीं है डाउट, इस तो नोट डाउन करेंगे, सर डन। ओके। कर लिए सर। कर लिए, ओके ओके। अदर्स स्टूडेंट डाउनलोड, सॉरी, नोट डाउन हो गया? बाबरत एंड श्रुति, हाँ सर होंगे। ओके सर। डन। यस सर। ओके।
मास परसेंटेज के बाद मेरा आता है सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज भी बहुत सिंपल है। किसी भी कंपाउंड का अगर हम तो तो मास के जगह वॉल्यूम लेंगे। हाँ, मास से ज्यादा सिर्फ हम लोग वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका भी निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, वो ऊपर में चला जाएगा बाय दी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 35% इथानॉल सॉल्यूशन इन वाटर। तो इससे हम तो क्या पता चल रहा है, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, बताओ। सॉल्यूट सर 35 35 ml is ethanol sir. हाँ, 35 ml ऑफ इथानॉल। ठीक, और सॉल्वेंट 65 ml. 65 ml। ठीक, एकदम सही। देखो ये ml बताए, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट से ml बताए, इसको हम लोग सीसी भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इक्वल टू 1 cc। और इससे पहले हम लोग क्या लिखे यहाँ पर, ग्राम बताए ना। ठीक है, एकदम सही। केजी नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग मास ग्राम में ही लेते हैं और वॉल्यूम तो ml में ही अभी के लिए हम तो मेंशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। ये हम लोग तो इजी वाला पोर्शन था जो हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी कर चुके थे, और जो यहाँ पर हम लोग का काम लगेगा अभी के लिए हम लोग सिर्फ उतना ही देखेंगे। ठीक है, ये सब आएगा न्यूमेरिकल में। इसके बाद होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब क्या, ऊपर में रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्यों, देखो इन जनरल मास किसका लेते हैं हम लोग, सॉलिड का मास लेते हैं ना। तो सॉलिड कौन हो जाएगा, सॉल्यूट। इन जनरल सॉल्यूट होता है। और वॉल्यूम हम लोग लेते हैं सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का ही तो अल्टीमेट स्टेट बनता है सॉल्यूशन का। हम लोग फर्स्ट स्लाइड में पढ़े ना कि सॉल्वेंट का अल्टीमेट स्टेट होता है सॉल्यूट। तो इसलिए जो भी मास लेना है वो सॉल्यूट का लेंगे, जो भी वॉल्यूम लेना है वो सॉल्यूशन का या फिर हम लोग सॉल्वेंट का लेंगे। लेकिन डेफिनेशन में क्या है कि सॉल्यूशन, कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो अगर सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर यहाँ पर बोला है कि 35% इथानॉल इन वाटर, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, इथानॉल इज 35 ml और इथानॉल इज 35 ग्राम। ग्राम। The gram. 35 ग्राम। बाकी सॉल्वेंट मेरा उतना ही रहेगा 65 ml। ठीक है, इसको वॉल्यूम में लेना है। दिस इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी। ओके, तो यह जिसका नहीं हुआ अभी तक,
सर 2 मिनट। ओके। डन। Yes, sir. हाँ Yes. ओके चलो। नमनदीप एंड बाबरत हो गया। हाँ सर। ओके चलो डन सर। ठीक है। नेक्स्ट कितना नंबर था? 3 था ना? 4। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। दे दो। मोल तो हम लोग पढ़े हैं ना 11 में, 11 क्यों 9 में भी मोल पढ़े हैं। ठीक है। मोल का सिंबल क्या होता है? मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच सिंबल? सर MOL। एवोगाड्रो। यस सर। नहीं, मोल का सिंबल होता है स्मॉल एन। और जो एवोगाड्रो बता रहे हो वो बेसिकली क्या है कि 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, ये था ना। Yes, sir. और ये एवोगाड्रो नंबर कितना था? So 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 10 टू द पावर 23। इस नंबर को 1 मोल बोला जाता है। और ये नंबर कौन दिए थे? साइंटिस्ट एवोगाड्रो। इसलिए इस नंबर को एवोगाड्रो यस नंबर सर। बोला जाता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन एवोगाड्रो नंबर का अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये Na से हम लोग एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। Na या फिर कैपिटल N भी बहुत जगह पे लिखा रहेगा। तो ये हो गया एवोगाड्रो नंबर का रिप्रेजेंटेशन। ये एवोगाड्रो नंबर है। इस नंबर तो बोला गया 1 मोल। और मोल का साइन होता है स्मॉल एन। मोल का सिंबल होता है स्मॉल एन। ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का साइन होता है एच। स्मॉल एन से मोल तो डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से मोल तो डिनोट करेंगे, और स्मॉल एच से हम लोग मोल फ्रैक्शन तो डिनोट करेंगे। Okay, sir. अब यहाँ पर एक टर्म, एक चीज याद रखना, मेरे पास सॉल्यूशन में कौन है? सॉल्वेंट है और Solute. सॉल्यूट है। सॉल्वेंट का सिंबल इन जनरल ए माना गया है, सॉल्यूट का सिंबल इन जनरल बी लिया गया है। इसको उल्टा भी तलो दे या PHYZ कुछ भी लो दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन जनरल का बात बता दें। ठीक है। तो मान लो अगर हम तो निकालने बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? सिंबल एच ए। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes sir. मोल फ्रैक्शन हो गया एच और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ए। तो मोल Yes, sir. फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब हो गया, डेफिनेशन क्या बोल रहा है The कि mole of the solvent हाँ, by total mole in the solution. मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना। Yes, sir. तो हम लोग सॉल्यूशन तो मतलब हो गया कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसका Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि एच ए इक्वल टू मोल, मोल का साइन क्या है? एन। तो हम लोग बोलेंगे Yes, एन sir. ए
बाय सॉल्वेंट मतलब Na प्लस Nb, ये होता है मोल फ्रैक्शन। इसमें तो डाउट है? नो सर। तो अभी हम तो बताओ, अगर हम बोल रहे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, that will be HB, बी। तो HB sir. क्या हो जाएगा? HB इक्वल टू क्या होगा? एन बी सर NB by NA plus NB। यस प्लस एन बी। यस, NB बाय Na प्लस NB, एकदम। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर बोलते हैं ना इसको, ठीक है? Yes, sir. उसको न्यूमरेटर में रखना है और यस सर। टोटल मोल्स मेरा डिनोमिनेटर पे जाएगा, ठीक है? यस सर। तो मोल्स फ्रैक्शन मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। सॉल्यूट के लिए क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक? नोट डाउन कर लो इसको। डन। होते हैं। अभी मान लो कि कोई भी एक सॉल्यूशन यहाँ पर अगर दे रहा है, कोई भी एक सॉल्यूशन अगर यहाँ पर ऐसा दे रहा है जिसमें दो कंपाउंड है, ए थे कंपाउंड पी और ये थे कंपाउंड डी। अभी बोल रहे हम तो निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, तो क्या हो जाएगा? एन पी एनपी डिवाइडेड बाय एन पी प्लस एन डी। एनपी प्लस एनडी। एन डी। सब तो समझ में आया कैसे निकालना है? ठीक है, किसी तो डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute plus mole fraction of solvent is always equal to 1, always, ठीक है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या? एच बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब एच ए, ये हमेशा 1 होगा। इसको एकदम याद रखना, न्यूमेरिकल करने के टाइम हेल्प लगेगा, मतलब काम आएगा, ये हमको हेल्प करेगा उस टाइम पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। ठीक है, डन होते हैं। किसी का छूटा रहेगा तो वो फिर बोलना, ठीक है? अगर नहीं हुआ होगा तो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ये कितना था? 4। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जो यहाँ पर अब हम लोग यूज करेंगे, दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी 11 में इसका डेफिनेशन पढ़े थे, हाँ सर। क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? 2000। हाँ, ठीक है। तो मोलारिटी का सिंबल क्या होता है? सर स्मॉल है। कैपिटल एम। मोलारिटी, ठीक है? मोलारिटी जहां पर आर दिखाई जा रहा है, आर, उसका सिंबल होगा कैपिटल एम। और जहां पर मोलालिटी तो आएगा, मोलालिटी का होता है हाँ स्मॉल है। हाँ, मोलालिटी, लिटी जो खाने वाला लिट्टी होता है उसका होता है स्मॉल एम, और जो मोलारिटी है उसका होता है कैपिटल एम। तो मोलारिटी का डेफिनेशन बनता है
number of moles of solute by volume of solution in लीटर। हाँ, जब डेफिनेशन बताएंगे ना तो हम तो ये लिखना होता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पर ml लिख सकते हैं, ऊपर इंटू 1000 कर सकते हैं, ठीक है। वो बेसिकली लीटर में रिप्रेजेंटेशन तो ही वो किया जाता है, ठीक है। बट एक्चुअल डेफिनेशन अगर हमको बोलना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलारिटी, ठीक है। और इसका सिंबल याद रखना कैपिटल M। Yes, sir. नेक्स्ट जो है दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। मोलालिटी स्मॉल m। तो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? So mass of solute by mass of solvent in kg. नहीं, So moles of solute, sorry. हाँ, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ, तो वॉल्यूम की जगह मास हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और नीचे क्या होगा देखो, मोलालिटी में क्या था? मोलालिटी में था सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यहाँ लेंगे हम लोग मास, और वो भी सॉल्यूशन तो नहीं, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी। अब एक क्वेश्चन दे रहे, सपोज मतलब यहाँ पे बता रहे कि सपोज यू हैव 2 ब्रैकेट में कैपिटल M लिखा हुआ है, 2 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये जो मोलारिटी है ना, मोलारिटी, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। जो इसका कंसेंट्रेशन होगा उसको बोला जाएगा मोलर सॉल्यूशन, और मोलालिटी तो बोला जाता है मोलर सॉल्यूशन। मोलर और मोलल, तो मोलारिटी से मोलर सॉल्यूशन, मोलालिटी से मोलल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 2m दिया हुआ है, ठीक है, 2m। तो कैपिटल M है मतलब मोलर सॉल्यूशन। अब देखो 2m का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग देखो इस वाले पोजीशन पे 2 बिठा दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर 2 बिठा दिए, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको अगर 1 लीटर ले लिए, तो मोलारिटी कितना आ जाएगा? 2। 2। सर 2। ये बात समझ में आया? यस सर। सब तो समझ में आया? श्रुति, अनदर्स, पाब्रत, मनदीप, किसी को डाउट है इसमें? यस सर। यस सर। तो इससे हम तो ये पता चल रहा है कि 2 moles of nitric acid is present in 1 liter of solution, ठीक। तभी हम तो तुम लोग बताओ कि अगर तुम तो दिया हुआ है 5 small m solution of ग्लूकोज, तो इसका क्या मतलब होगा? So 5 moles of glucose in 1 liter of solution. 5 moles of glucose present in So 1 kg 1 of glu- kg। यहाँ पर देखो स्मॉल m Solution. दिया है, Yes sir. तो 5 moles of glucose
इज So प्रेजेंट 5 kg of solvent. हाँ So 5 kg, 1 kg of solvent. हाँ 1 kg of solvent present in 1 kg of solvent, ये होता है मोलल का मतलब। ठीक है, Yes, sir. नोट डाउन हो दिया। Yes, sir. So 1 minute, sir. होते हो जाए तो फिर बोलना। हाँ So done, sir. Yes, sir. होते नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का सिंबल Capital N. Sir, N. कैपिटल एन। नॉर्मलिटी का क्या डेफिनेशन था देखो, किसको याद है ये? ऊपर में क्या आएगा? नंबर ऑफ Don't remember. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो मोलारिटी में क्या था? मोलारिटी में ऊपर में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी में भी ऊपर में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन नॉर्मलिटी में क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉर्मलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिर्फ मोलालिटी है जहां पर हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट का मास। और अगर अच्छे से देखेंगे तो मोलालिटी ये एक लौता अकेला कंसेंट्रेशन है जहां पर ये डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट आया है। हम लोग कहीं पर देख ले इससे पहले, कहीं भी नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मतलब सॉल्वेंट है ही नहीं। देखो मास परसेंटेज सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम उसमें भी सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन में भी सॉल्यूशन, मोलारिटी आल्सो सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी आल्सो सॉल्यूशन। Also solution. ठीक है, तो याद रखना मोलालिटी सिर्फ एक सिंगल एक्सेप्शन है जहां पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट पे उसको डिटरमाइन किया जाता है। नॉर्मलिटी क्या हुआ? नॉर्मलिटी हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम तो बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेशन कितना तो पता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसका कैलकुलेशन N by 2. हाँ बाय 2। Sir, N by 2. n बाय 2 क्या है? Sir, number of moles by 2. उससे इक्विवेलेंट में सॉल्यूट कैसे निकलेगा? मोल्स तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट थोड़ी आता है। वो तो मोल का जो नंबर है वो हाफ मोल बता रहे, दैट इज नॉट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट।
किसी और तो पता है? और क्या? 11 में नहीं किए थे ना इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे? अगर कहीं हमसे ये पूछ ले कि हम तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोल्स कैसे निकालेंगे? So given mass by molar mass. हाँ सही बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। Given mass by molar mass. एकदम सही, गिवन मास बाय, जो भी क्वेश्चन में गिवन मास है बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल के लिए दिया रहेगा तो ही मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, नहीं तो गिवन मास तो हम लोग एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे अगर एटम दिया है तो। अगर एटम के लिए कैलकुलेट करना है तो फॉर एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, और अगर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड के लिए हम लोग मोल्स निकालेंगे तो उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। ये पता है सब तो? यस सर। ठीक, इसमें किसी को डाउट है? यस सर। ठीक है, नो सर। ठीक। तो अभी देखो हम तो निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वहां पर निकालना था नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो गिवन मास तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? गिवन मास तो डिवाइड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास से। नंबर ऑफ मोल्स निकालना था इसलिए मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है इसलिए इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये पता है? इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालेंगे जो भी मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास है ना, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे वैलेंसी फैक्टर से, मतलब इन शॉर्ट वैलेंसी से। जिसको बोला जाता है, देखो मॉलिक्यूलर वेट तो एम से डिनोट किए और इसको जेड फैक्टर बता दिए, मतलब वैलेंसी फैक्टर। ठीक, तो दैट्स मीन नॉर्मलिटी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको बैकवर्ड प्रोसेस में जाना पड़ेगा और 3 कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट, जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास जो भी है उसको डिवाइड करना है उसका जेड फैक्टर से, वैलेंसी फैक्टर से, तब जाते हम तो कहीं इक्विवेलेंट वेट आएगा। फिर उसी इक्विवेलेंट वेट से हम तो डिवाइड करेंगे गिवन मास को, तब जाते मेरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। फिर उस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ प्लेस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तब मेरा होता है नॉर्मलिटी। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन। अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन हो गया तो बाकी कुछ नहीं है। गिवन मास मेरा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट वेट बिठा दो, ये आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा। लेकिन सबसे फर्स्ट थिंग तो यही है कि इक्विवेलेंट वेट तो कैलकुलेट कैसे करें। मॉलिक्यूलर वेट तो पता चल जाएगा कंपाउंड का, लेकिन ये जेड फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर है क्या, उसका जो वैलेंसी होता है वही। तो इसका कैलकुलेशन क्या है ना कि बहुत सारे कंपाउंड से लिए अलग अलग होता है। तो हम बता दे रहे डिटेल्स में, पहले इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। यस सर, डन। ठीक है, सर डन। ओके, बात ये तो अभी हुआ। हाँ सर। ओके, श्रुति कंप्लीट।
Yes, sir. होते हैं। तो देखो इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन करना मतलब कुछ नहीं है, हम तो पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वैलेंसी फैक्टर क्या है। ठीक है, ये वैलेंसी फैक्टर या जेड फैक्टर क्या है पहले वो देखते हैं। तो देखो जेड फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड क्या होगा। एसिड के लिए जेड फैक्टर क्या होता है। एसिड के लिए जेड फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। एक एसिड से कितने H प्लस आयन आयोनाइज हो सकता है सॉल्यूशन में, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर या फिर जेड फैक्टर। सपोज एग्जांपल इज HCl। हाउ मेनी H प्लस विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम HCl। So 1. 1। तो HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना बन गया 1। Sir, 1. तो अब So अगर 1. हाँ 1। अब अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे। मान लो अब हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कैलकुलेट करना है। So molecular weight by Z factor. हाँ तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है HCl का। HCl तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ऐड करके बताओ। हाइड्रोजन का 1 और Cl का Yes, एटॉमिक 1. मास 35.5। Yes, sir. सो ये हो Yes, गया 36.5. 36.5 डिवाइडेड बाय 1। तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वही इसका इक्विवेलेंट मास भी है। H2SO4 इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा Sir 2. 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2SO4 का ऐड करो जल्दी से। सबका एटॉमिक मास पता है। So sulfur का कितना होगा? सल्फर का 32। Okay, sir. सल्फर का 32 और एक सिंगल ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पर 16। तो टोटल कितना बन गया टोटल कितना बना So sulfur का sir कितना बोले? 32। Okay, sir. So 108. 108 नहीं, कैलकुलेशन मिस कर Sir दे। 98. 98 दे दो, कहीं पर कैलकुलेशन मिस किए हो थोड़ा। Sir, हाइड्रो sulfur का 32, हाँ oxygen का 60. हाँ तो 16 इंटू 4। 64. हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 1, सो 1 इंटू 2 2. प्लस Yes, sir. सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन Yes, का sir. 16 इंटू 4। तो ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64। तो 4 2 6 Yes, sir. 2 8 और 6 थीरा 98। Oh, yes, sir. Sorry, sir. हाँ तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 तब कितना हो जाएगा 49। 49. ठीक। तो कोई भी एसिड रहेगा तो एसिड के लिए उसका जेड फैक्टर क्या होता है ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। Yes, sir. रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मतलब कितने हाइड्रोजन आयोनाइज हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, वो नंबर टोटल कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक एसिड ले रहे हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। एसिटिक एसिड
एसिटिक एसिड नाम सुने हो ना? हाँ सर, हाँ सर, सुना। हाँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर CH3COOH था सर। हाँ, सर CH3COOH। CH3COOH, ठीक है। अब देखो एसिटिक एसिड में मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। 4। लेकिन ऑल दी 4 हाइड्रोजन आर नॉट आयोनाइजेबल। चारों का चारों हाइड्रोजन बाहर नहीं आता है। हम लोग एसिड बेस में सर सिर्फ 3 आता है। कितना आता है बाहर? 3। 3। यस वाओ, सर। कैसे 3 आ गया? अरे 11 में एसिड 1 बेस। हाँ बोलो। तो 1 1। हम लोग तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन ऐसे किए थे ना, 9 10 में भी तो किए थे। फिर CH3CO माइनस एंड H प्लस। तुझे याद आ रहा है? हाँ या ना, क्लास 10 में भी तो किए थे, सोप वाला जो चैप्टर था वहां पर। तो देखो एसिटिक एसिड, यस सर, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एसिटिक एसिड जो है देखो, इसमें सिर्फ ये लास्ट वाला हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है। बाकी ये जो 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दीज आर नॉट आयोनाइजेबल। ओनली दिस हाइड्रोजन इज आयोनाइजेबल। तो फॉर एसिटिक एसिड इसका जेड फैक्टर कितना बन जाएगा? 1 या 4? तो 1 1। क्यों? क्योंकि ये आयोनाइज तो कर रहा है सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ना, बाकी 3 तो आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका Yes, जेड फैक्टर 1। तो ऐसे एक्सेप्शन भी ध्यान में रखना है कि जहां पर मोर देन 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट तो है, लेकिन सारा हाइड्रोजन बाहर नहीं आ रहा है। जो हाइड्रोजन सॉल्यूशन में जाकर आयोनाइज कर सकता है, सिर्फ वही हाइड्रोजन मेरा वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड अगर हम लोग बताएं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा कैलकुलेट कर लेना। वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 1। तो जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वही इक्विवेलेंट वेट भी आएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट जल्दी से कैलकुलेट करो। कितना? कार्बन के लिए 12 इंटू 2, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। सर 60। 16 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 16 इंटू 2, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया टोटल? 24 प्लस सर 4 60। 60। 60 अच्छा, Yes, sir. तो ये 60, तो ये भी 60। तो बात समझ में आया? जेड फैक्टर एसिड के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। और भी अगर कंफ्यूज अगर नहीं होना चाहोगे तो और भी इसको लिख सकते हो, रिप्लेसेबल वर्ड तो आयोनाइजेबल वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। रिप्लेसेबल वर्ड तो आयोनाइजेबल वर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं। कि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस हो सकता है, वही होगा उस एसिड के लिए जेड फैक्टर। जेड फैक्टर से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब आधे का काम इजी हो गया। अब क्या करना है? अब तो इक्विवेलेंट वेट पता चल गया ना, और गिवन मास तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको यहाँ प्लेस कर दो। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, फिर यहाँ प्लेस कर दो, नॉर्मलिटी आ जाएगा, ठीक। चलो इसको नोट डाउन कर लो। So done. ओके सर डन सर। ओके, बाकी दोनों का भी हो गया। Yes, sir. ओके ओके, चलो अब देखते हैं जेड फैक्टर फॉर बेस। मैथ सर लिंक दे दिए क्या? सर छुट्टी चल रही है ना सर, गर्मी की। हाँ, Summer vacation चल रहा समर है. वेकेशन है। नहीं समझ में आया, थोड़ा जोर से बोलो। कोई एक जन Sir, summer vacation चल रहा है. समर
सर हाँ, गर्मी समर की छुट्टी वेकेशन सर वेकेशन सर। अच्छा वैकेशन मतलब अभी क्लास नहीं है। नहीं सर। अच्छा नहीं ठीक है सर। ठीक है। तो हम लोग 5-10 मिनट और थोड़ा ले सकते हैं, ठीक है। यस सर। जेड फैक्टर फॉर बेस, नहीं तो ये टॉपिक अटक जाएगा। जेड फैक्टर फॉर बेस। अब बताओ बेस का डेफिनेशन क्या होता है। एसिड जैसे H प्लस डोनेट करता है, बेस क्या डोनेट करता है, OH OH माइनस। माइनस। OH माइनस। OH माइनस। तो बेस का जेड फैक्टर होगा नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड या आयोनाइजेबल OH माइनस आयन, ठीक। अब जैसे मान लो NaOH, तो ये कितना OH प्रोड्यूस करेगा, सर 1। 1। तो NaOH का जेड फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। 1 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जेड फैक्टर कितना आएगा, 2 सर 2। 2। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कितना आएगा, सर 3। 3। चलो बेस के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है कि उसके पास OH मोर नंबर पे है लेकिन वो लेस नंबर पे डोनेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। बेस इन जनरल जितने OH है सारा मेरा डोनेट कर देता है, ठीक है। तो 1 2 3 ये हो जाएगा उसका जेड फैक्टर। अब हम लोग तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। जैसे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय 1। इसके लिए हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय 2। इसके लिए हो जाएगा बाय 3। बन जाएगा, हाँ यस सर। सर। ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, सर हो गया। ठीक है। हो गया सर। ओके, सबका हुआ, सर हो गया सर। ओके Yes, sir. ओके। लास्ट जेड फैक्टर फॉर सॉल्ट। यही 3 हम लोग का आता है, ठीक है, एसिड बेस और सॉल्ट। तो एसिड के लिए H प्लस आयन, बेस के लिए OH माइनस आयन, सॉल्ट के लिए क्या होगा, देखो सॉल्ट के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब इसका जो वैलेंसी फैक्टर है, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर जो है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सॉल्ट या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द सॉल्ट। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज तो लो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज तो लो, बिकॉज एक सॉल्ट जनरली वो न्यूट्रल होता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस्ड होगा। तो हम लोग या तो पॉजिटिव चार्ज तो लेंगे टोटल या तो नेगेटिव चार्ज। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, AlCl3, इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या क्या आयंस मिलेगा, व्हाट आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड, सर Al3 Al and plus Cl। Three plus. Al3+ and Cl minus 1। Cl-, 1 Cl- प्रोड्यूस होगा या मोर देन 1, so 1 सर 3 सर। 3 प्रोड्यूस होगा ना, ये वाला नंबर। हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड किए थे ना, yes sir जहां पर ये 3 इसका चार्ज हो यस जाएगा सर। और ये 3 इसका नंबर है और फिर ये नंबर इसका चार्ज है। yes sir तो यहाँ से बताओ, अगर हम लोग फिर से बता रहे Al2SO4 होल 3, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो क्या होगा, सर 2Al। सर 2Al3 प्लस। ठीक सर एकदम, +3 प्लस प्लस SO4 -1। SO4 -2 ना, यस सर यस SO4 -2। -2 और SO4 कितने प्रोड्यूस होगा, so 3 सर 3। 3, ठीक है। जैसे कि मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये क्या डिसोसिएशन होगा,
mg 2 plus and 2Cl minus. 2Cl माइनस। ठीक, तो अब देखो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, तो AlCl3 में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एल्यूमिनियम लेते रहता है, मतलब कितने सर पॉजिटिव है? 3 3। और नेगेटिव चार्ज टोटल कितना बना? सर 3 ऑल्सो 3। 1Cl कंटेन्स 1 माइनस, मेरे पास 3Cl 3 है। atoms. हाँ 3 एटम्स Yes. है, तो टोटल 3 माइनस। इसमें टोटल पॉजिटिव कितना बन रहा है? सर 6 6। 2 into 3, और इसमें भी 3 6 into 2 6। इसमें 2 सर 2 2। तो अगर हम तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट निकालने बोल रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बोल रहा है, तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइडेड बाय कितना लेंगे? 3। या पॉजिटिव चार्ज तो लो या नेगेटिव चार्ज तो लो, दोनों सेम ही है, ठीक है, इसीलिए 3। अगर मेरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट बोल रहा है, तो इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा? m बाय 2। 2। सब तो एक बार देख लो, किसी तो इसमें डाउट है? नो सर। क्योंकि वैलेंसी फैक्टर अगर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा, इक्विवेलेंट वेट नहीं आए तो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं होगा, नॉर्मलिटी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो वापस से देख लो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हमको लेना है, किसके लिए? सॉल्ट के लिए, वो हो जाएगा मेरा जेड फैक्टर। एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन और बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, यस सर। किसी तो डाउट है अभी तक? जो भी आज टोटल पढ़ाई हुआ किसी तो कहीं पर भी अभी भी डाउट है तो एक बार पूछ लो। नो सर। ठीक है, सर डन होते हैं। यस सर डन। ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे इसी फॉर्मूलाज के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल पहले करेंगे कि कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, मोलालिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, सारे फॉर्मूलाज को यूज करके न्यूमेरिकल करेंगे। तो तुम लोग सिर्फ होमवर्क में ये फॉर्मूलाज तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। ओके सर। ठीक है सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर बाय सर बाय, वेलकम। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।